15 अभी बता रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में आइए हम अपने सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आज की मंत्रिपरिषद ने के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव कृषि विभाग का स्थगित किया गया और 15 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई, जिसमें से 7 प्रस्ताव पर आप लोगों से वार्ता होगी। आज एक बहुत खुशी की बात है कि जिस बात का बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना विभिन्न विभागों में, जहां पर जैसी आवश्यकता हो, उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उनका विषय केवल एक है, वो अपनी बात कह लें, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य विषयों पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मीडिया के सभी मित्रों, ये नगरीय परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग, जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेंगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए 4 बाग से 12, लखनऊ की अगर बात किया जाए तो 4 बाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 बाग से देवा, 4 बाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं, फिर इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। उसी प्रकार कानपुर के भी 10 रूट, राम देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से IIT, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी से सर्कुलर रूट। तो इस प्रकार इन 20 रूटों पे ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से
एक हाँ जी, अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा, उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट मिलेगी। सब कुछ उन्हीं का होगा, ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होंगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे ना, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी। बाकी सारा का सारा उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स आप इधर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसपे आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। बदलाव किया गया। अभी तक तो 10 और 12 वर्षों से लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था होगी जी 16,000 नहीं, हर साल की बात नहीं है। एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया जी, और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और
इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है समझते हैं। ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ESI का, EPF का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं है थी उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहां करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए, निगम के माध्यम से ही कर रही है, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा। एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ, सुनिए सब एक साथ। अच्छा, मैं इसको मैं तो नहीं, एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा, आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये एक नियमन निगम के रूप में काम करेगा। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे
तो हम उनकी सेवाएं देंगे, नंबर 1। उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे, तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो हैं श्रेणी 2 में आएंगी, उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे। ठीक है, वो हम तय करेंगे निगम और विभाग के हम कितना देंगे, पर अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए हो। ये प्रश्न ये था कि जो आप एजेंसी निगम के द्वारा चयनित कर रहे हैं वो भर्ती करके जहां विभाग में आवश्यकता है उनको देंगे, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया बताई तो अभी आपको लिखित परीक्षा भी होगी, मौखिक साक्षात्कार भी होगा। निगम सबको निगम ऐसा है, सुनिए, ये निगम के माध्यम से होगा। आप उसमें आप देखिएगा जो व्यवहार नहीं, जितनी बातें आपके संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं, तो उसको पूरा इंतजाम किया गया है उसका, कि परीक्षा और मौखिक उसका साक्षात्कार लेने के बाद ही किया जाएगा। अब दूसरे पे आने दीजिए। देखिए, ये आउटसोर्स कहलाएंगे, ये संविदा कर्मी नहीं। दूसरा 11-11 महीने का टेन्योर होता है, क्या इसको बढ़ा करके रखा जाएगा या वही 11 महीने वाले रखा जाएगा? 3 साल का बताया। देखिए, प्रारंभ में ही बताया था 3 साल के लिए। दूसरा, हमारे एक और अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी चीजें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करेंगे। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है, और मैं समझता हूं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डाल दें। सर, सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में जो तरक्की हुई है वो अभूतपूर्व रही है। करीब 2015 में अगर आप देखेंगे आंकड़े वर्ष के, तो उस समय में महज 2 यूनिट ऐसी थी जो मोबाइल बनाती थी देश में, पूरे देश में। आज की तारीख में 300 हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्माण होता था वो लगभग 1.9 लाख करोड़ का हुआ करता था 15 में। पिछले 9-10 वर्षों में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। एक्सपोर्ट जो हुआ करता था, मोबाइल फोन हम जो बनाते थे और एक्सपोर्ट करते हैं, 8-10 साल पहले 1500 करोड़ रुपए का ही महज हुआ करता था, वो बढ़ के अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो रहा है। यानी बहुत तेजी से इस उद्योग में पिछले 8 वर्षों में पूरे देश में तरक्की हुई। और प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें मोबाइल के हैंडसेट पूरे देश में जो प्रोडक्शन होते हैं वो आधे से ज्यादा लगभग हमारे नोएडा का जो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक हब का, वहां होते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहां पर निर्मित नहीं हो रहा है। आज की तारीख में सैमसंग सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में देखेंगे जाके यूनिट्स,
तो बहुत अच्छी तरक्की पिछले 8-10 वर्षों में विश्व स्तरीय फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपकी खबर थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक यूनिट में नोएडा में गए हैं जहां ड्रोन बन रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें ये है कि किसी भी उत्पाद का जितना असेंबली, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, असेंबली के कुछ कंपोनेंट्स हमारे अपने पास से कुछ मंगाते थे, पर जो हाई वैल्यू कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज से जिससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उसको लेकर करीब 11 कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनको लेकर भारत सरकार ने एक रणनीति तय की है, नीति आयोग ने ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और भारत सरकार ने उसमें अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की नीति लाई, और उसके साथ साथ जो हम राज्य सरकार भी उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य में हमारे उद्योग है ये, और राष्ट्रीय जो उद्देश्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रदेश को एक इंजन जो बना हुआ है ग्रोथ इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें आगे बढ़ाते रहे हम। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये नीति जो राज्य में लाए हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार की जो नीति कंपोनेंट बनाने की है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें, उसके साथ राज्य की ओर से भी लोगों को प्रोत्साहन मिले, और अब असेंबली के साथ साथ देश में, प्रदेश में ही हम निर्माण कर सकें ऐसी चीजों का जो पूरे विश्व को निर्यात हो सके। तो इस नीति का बहुत बड़ा फायदा प्रदेश के आर्थिक जगत को होगा, एम्प्लॉयमेंट को होगा। इस नीति में एम्प्लॉयमेंट से इंसेंटिव को जोड़ा गया है जो इंडस्ट्रीज आएंगी, और हमें उम्मीद है कि 6 वर्षों के लिए नीति लागू हो रही है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ आर्थिक रूप से रोजगार के लिए प्रदेश को होगा, देश को होगा। जी, एक एक करके पूछेंगे, मैं बता दूंगा। जी, मैं बता दे रहा हूँ। जो 11 कंपोनेंट हैं उनमें डिस्प्ले मॉड्यूल होता है, जो आप लोग मीडिया के हैं, सभी लोग वाकिफ होंगे। कैमरा मॉड्यूल है, नॉन सरफेस माउंटिंग डिवाइस होती हैं जो कंपोनेंट की लगाई जाती है सर्किट बोर्ड में, वो है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, मल्टी लेयर पीसीबी, क्योंकि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ये, तो उसके लिए जो मल्टी लेयर पीसीबी बोर्ड बनते हैं वो है। जो बैटरी सेल लगती हैं आपकी मोबाइल में 10,000 mAh वाली तक, बड़ी वाली गाड़ी की नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शंस में आती हैं, ऑटोमोबाइल वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली अप टू 10,000 वो आती हैं इसमें। जो इनक्लोजर्स बनते हैं, कवर बनता है जो, तो पॉलीकार्बोनेट से बनता है, दाना होता है पेट्रोलियम का, उसको मोल्ड करके मोल्ड में बनाते हैं पॉलीकार्बोनेट, तो एनक्लोजर्स जो बनेंगे वो। इसके अलावा जो इनको बनाने की मशीनें होती हैं, मशीनरी जो होती है, जिस मशीनरी से ये बनेगा, तो उस मशीनरी का भी, क्योंकि यूनिट्स बढ़ेंगी हमारे यहाँ, अभी हम कई ऐसी मशीनरी है जो इंपोर्ट करते हैं, तो वो मशीनरी भी अगर कोई बनाना शुरू कर देगा यहाँ, जिससे कि हमारे उद्योग में सीधे सीधे मशीन बनना शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। मेनतः ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि नहीं बना, कुछ चीजें बनती थी, पर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हाई वैल्यू चीजें थी ये सही है। तो किसी भी, आप अगर देखेंगे किसी भी सेक्टर में ग्रोथ आने का ये तरीका होता है, इसका असर आएगा, सस्ता होगा, और हम एक्सपोर्ट करेंगे, वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव होंगे चीजें। कि जब आप मैन्युफैक्चर खुद करना शुरू करेंगे, और प्रोत्साहन इसलिए देना जरूरी है कि आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो यहाँ पे बनाना उनके लिए निर्माण की कॉस्ट कम हो सके और वो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो सके, जो बाकी देश है कुछ जगहों पे निर्माण होता है। जी बिल्कुल कम होगी, क्योंकि अभी बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है जो वहां से इंपोर्ट होता है। तो इस मेन पर्पज, जैसे मैंने कहा, कि एक तो आर्थिक ग्रोथ का है, दूसरा स्वावलंबन का है, आत्मनिर्भरता का है। वो विषय चला गया। नहीं, पहले अब बात पूछिएगा, सबका समय मत कर। संतुष्ट नहीं होगा, अगर आपसे कोई सवाल किया जाता तो विषय चला गया, आपकी संतुष्ट नहीं होगा। अनुभव यह है कि आउटसोर्सिंग में या संविदा पर जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपके विभाग, आप बताइए आपके विभाग की कौन सी फाइल आपको जनपद से हासिल करनी है? आपकी गोपनीयता पूरी तरह से भाग है, जो भी आपके फाइल के कागज होते हैं वो बाजार से कॉपी ले सकते हैं। जबकि आप सामान्य भर्ती करते थे तो एक कर्मचारी की पूरी जांच होती थी उसकी, कैसे उसका आचरण है, कैसे क्या गारंटी है कि आपके यहाँ की जो गोपनीयता वो भंग नहीं होगी? बताइए। देखिए, इस पर आपको आशंका नहीं करनी चाहिए।
मैंने प्रारंभ में यहीं से शुरुआत की थी कि नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग की नियुक्ति नहीं होगी। इसका जवाब सिर्फ एक ही लाइन यही है। माननीय सेवा थोड़ा सा बता दीजिए। आपसे सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इस वाला- प्रक्रिया में आपका श्रम मंत्रालय का या संयोजन का क्या रोल है? इसका सचिवालय प्रशासन देख रहा है इसको। सचिवालय प्रशासन जो है अभी तक देख रहा था, अभी आगे आगे श्रम विभाग भी इसको जो है देखेगा। ये जो 6 साल की पॉलिसी लागू की गई जी, CSP वाली, जी। इसमें कितना रोजगार डेवलप हो जाएगा और कितना रेवेन्यू अपने उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो जाएगा, कोई ऐसा टारगेट किया है? जो अभी की स्थिति है आज की तारीख में, आप मोटे तौर पे अगर समझना चाहें तो ये है कि देश ने ये लक्ष्य बनाया है कि हम अगले 5 सालों 6 सालों में इन कंपोनेंट्स में अभी हमारी जो स्थिति है आज की, इसमें $50 बिलियन का निर्यात करते हैं आज की तारीख में लगभग इन कंपोनेंट्स के लिए। इसको इलेक्ट्रॉनिक को हमें बढ़ा के 500 ले जाना है अगले 5-6 सालों में। और आप औसतन देश का अभी 50% उत्पादन जो है इलेक्ट्रॉनिक का, जो भी आप ले, मैन्युफैक्चरिंग व्हाइट गुड्स का ले लें, चाहे टीवी का ले लें, फ्रिज का ले लें या मोबाइल फोन का ले लें, वो अभी आज भी आप लोग अगर खबर देखे होंगे तो डिक्सन आज की डेट में सबसे ज्यादा आया है, खबर ये आई है अभी इस क्वार्टर में कि देश का सबसे बड़ा बन गया है यूनिट। डिक्सन की 10 के यूनिट्स करीब नोएडा में कार्यरत हैं। यह राज्य का एक उपलब्धि है सर। आज ही ये खबर आई है अखबारों में कि पिछले क्वार्टर में देश में सबसे ज्यादा उन्होंने, वैसे सैमसंग भी रहा करता था, वो भी उत्तर प्रदेश में ही था, पर डिक्सन ने अभी उसमें मोबाइल फोन में देश में सबसे ज्यादा उत्पादन उन्होंने किया है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि लगभग $500 बिलियन का लक्ष्य राष्ट्रीय है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम जो हमारा स्पेस है कि लगभग हम आधे का उसका जरूर उत्तर प्रदेश में हासिल करें इन कंपोनेंट्स को इस नीति के आज माध्यम से। उत्तर प्रदेश की ख्याति है कि हर चीज आज उत्तर प्रदेश एक देश के अग्रणी राज्य में उसकी पहचान बनी है। वो इन्हीं सब चीजों की वजह से कि हमने डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी पॉलिसी लॉन्च की। आज विशेष रूप से एक विषय और मंत्री परिषद के समक्ष आया कि हमारी अभी तक जो 2025 तक जो हमारी निर्यात प्रोत्साहन नीति थी, आज मंत्री परिषद ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से जो सहमति दी है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 तक। ये भी अपने आप में जो नए निर्यातक हैं उनको, खासतौर से छोटे उद्यमी हैं उनको, या फिर जो लोग स्टार्टअप के माध्यम से जो लोग निर्यात करना चाहते हैं अपना कोई इनोवेशन, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति और आई, जो 2025 तक जो नीति समाप्त हुई, अब 25 से 30 तक आई। लगभग इसमें 882 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। और इसमें मेला प्रदर्शनी, हमारी क्वालिटी बेहतर हो, इसके साथ बायर और सेलर की मीट, खासतौर से जो अभी जिस प्रकार से हमारा 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक नोएडा में जो एक एक्सपोर्ट मार्ट हो रहा है, वहां पर इसी तरीके से एक्सपोर्ट लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टेस्टिंग एक्सेट्रा, यानी कुल मिलाकर जितने भी कंपोनेंट इसमें शामिल हैं उन सारी चीजों को आगे बढ़ाना। हर तरह से इस बात के लिए हम आगे बढ़ना कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स की मांग है उनकी हम किसी न किसी रूप में पूर्ति कर सके और अपने लोगों को प्रोत्साहित कर सके। ये क्रम संख्या 3 के ऊपर जो प्रस्ताव आया था निर्यात प्रोत्साहन नीति का आपकी, उसके बाद मैंने खास तौर से इसके ऊपर कोट करना चाहा। ये विशेष रूप से मंत्री परिषद ने इसको, आज मंत्री परिषद ने इस पर सहमति दी है। अब वो सवाल जो है वो विषय आगे बढ़ गया। नहीं, फॉक्सकॉन के साथ मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में सर आपकी अनुमति से मैं इसका उत्तर दे दूं क्विकली। फॉक्सकॉन आ रहा है हमारे यहाँ। फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर की जो यूनिट है, ओसेट फैसिलिटी, वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है। भारत सरकार ने भी उसे अपनी सेमीकंडक्टर मिशन में सैंक्शन किया है। राज्य सरकार ने उसको माननीय मंत्रिपरिषद में उसका अनुमोदन जनवरी माह में दिया था, वो सैंक्शन हो गया। वो प्रक्रिया में अब उनका चालू हो रहा है, कार्य बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा। 50 एकड़ की भूमि हमने उनको उपलब्ध करा दी है। तो फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में आ रहा है, फिलहाल वो ओसेट फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं और वो काम हो रहा है। थैंक यू। ये एक इसके अलावा एक प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश में हमारा एक राजकीय विश्वविद्यालय और बनने जा रहा है। ये मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए
स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना पर आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। जो उनके पास अभी तक जो लैंड थी लगभग उसकी वैल्यूएशन 1 अरब 8 करोड़ 3 लाख ये सरकार में वेस्ट हो जाएगी और मुमुक्ष आश्रम की विभिन्न इकाइयों के भवनों का जितना भी क्षेत्रफल है वो भी सब कुछ राज्य सरकार में वेस्ट हो जाएगी और एक राज्य सरकार एक नया राजकीय विश्वविद्यालय इसके लिए मान्यता दी गई है। शाहजहांपुर। इसके नमस्कार। थैंक यू जी। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हम लोगों के प्रयास से बन रही। इसमें मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट शाहजहांपुर के अंतर्गत 5 इकाइयां स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज, स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय, श्री दैवी संपत ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय, श्री दैवी संपत इंटर कॉलेज, परिवर्तित नाम इसका नाम है धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, श्री शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ। ये मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित इकाइयों की जो स्थिति है उसमें अभी तक जो कुछ भी है वो ये सब राजकीय विश्वविद्यालय में सब मर्ज हो जाएगी और ये अपने आप में एक विश्वविद्यालय, ये शाहजहांपुर के लिए भी उपलब्धि है राजकीय विश्वविद्यालय और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक उपलब्धि। इसके अलावा एक विषय और रह गया अंत में, जनपद वाराणसी के अंतर्गत परगना रामनगर में स्थित अराजी 507-508 की 3 एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। ये 3 एकड़ जमीन विशेष रूप से हमारे जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को दी जा रही है। इस पर भी आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। ये भी अपने आप में, क्योंकि उन लोगों की पॉलिसीज को आगे बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये विशेष रूप से जी वो तो एक लिमिटेड है, 47 लोगों की नियुक्ति का है, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है 47। ये खास तौर से जिस उद्देश्य से दी जा रही है, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, पेशेवरों, पुनर्वास पेशेवरों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, दिव्यांगजनों की जरूरतों तथा अधिकारों के बारे में माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना, दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगता पुनर्वास के विशेष संदर्भ में अनुसंधान और विकास करना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की डिजाइनिंग, निर्माण, फिटमेंट और वितरण का कार्य करना। ये विशेष रूप से आज 3 एकड़ जमीन निःशुल्क उनको हस्तांतरित की गई। इस पर भी मंत्रिपरिषद सहमति दी। आप लोगों ने आज की इस प्रेस वार्ता में सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। अभी नहीं आई। थैंक यू वेरी मच।